वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री ड्रामा स्पेनिश मूवी लेकर आया हूं जिसके एंड का ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। वो कहते हैं ना, माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट, बिल्कुल उसी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में 1968 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम फेयरबेन फैमिली को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। ये घर रोज के पिता का था। साथ ही हमें पता चलता है कि रोज के 4 बच्चे भी थे, जिनका नाम था जैक, जेन, बिली और सैम। और इनमें सबसे बड़ा जैक है जो कि 20 साल का है, और सबसे छोटा सैम है जो कि अभी 5 साल का है। दरअसल ये सब किसी डर की वजह से यहाँ पर आए होते हैं, और ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी इनकी असली पहचान जान पाए, इसलिए इन्होंने अपना सरनेम भी फेयरबेन से बदलकर मैरोबेन कर लिया होता है। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों और किस कारण की वजह से किया, ये तो हमें खैर बाद में पता चलेगा। जिसके बाद हम इन सभी को कुछ दिनों तक अच्छे से वहां पर रहते हुए देखते हैं। मतलब सभी यहाँ पर अच्छे से सेटल हो चुके थे, और जिस जगह पर ये लोग रहने आए थे वहां आसपास ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे, और वो लोग किसी से ज्यादा मिलते भी नहीं थे। लेकिन एक दिन चारों भाई बहन ऐसे ही बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एली नाम की एक लड़की मिलती है जो कि वहीं पास ही में रहती थी। फिर उन सभी की एली से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, और वो सभी खूब मस्ती भी करते हैं। इस तरह धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रोज की तबीयत अब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, जिसे बस एक ही चिंता थी कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दरअसल ये घर अभी रोज के नाम नहीं हुआ है, और उसका बड़ा बेटा जैक अभी भी 21 साल का पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वो एक दिन जैक से कहती है कि बेटा, जब मैं मर जाऊंगी तो तुम सबको मेरी मौत की खबर एक राज बनाकर रखना पड़ेगा। साथ ही तुम्हें मेरी लाश इसी घर के एक गार्डन में दफनानी होगी। फिर वो जैक को ये भी बताती है कि जब तक तुम 21 के नहीं हो जाते तब तक तुम अपने भाई और बहन की लीगली गार्डियन नहीं बन पाओगे, और अगर रोज की मौत की खबर सभी को पता चल गई तो उन सभी को अलग कर दिया जाएगा, उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया जाएगा, या फिर उनको उनके डैड के पास जाना होगा, जिनसे पता नहीं क्यों सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। अपने पिता के पास तो वो किसी भी कारण से जाना नहीं चाहते। इस बारे में भी दोस्तों आगे पता चलेगा। अब आगे रोज जैक से कहती है कि तुम्हें अपने भाई और बहनों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा बेटा, और फिर वो जैक को एक बॉक्स देती है और कहती है तुम ये बॉक्स संभाल कर रखना, ये तुम्हारे काम आएगा। जैक उस बॉक्स को ले लेता है और साथ ही रोज से वादा करता है कि आप जैसा कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जिसके बाद रोज वहीं पर दम तोड़ देती है, और चारों बच्चे रोज के कहे अनुसार उसकी लाश को वहीं घर के गार्डन में दफना देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और सभी मिलजुल कर काम करके एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। लेकिन सैम अभी भी ये समझने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए उसकी बहन जेन को उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो कहीं बाहर ना जाए और किसी को इस बारे में बता न दे। साथ ही सभी यहाँ पर जैक के 21 साल होने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा होते ही वो उन सभी का लीगल गार्डियन बन पाएगा और सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। उन्हें फिर किसी से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एक दिन जेन खिड़की के बाहर देखती है तो उसे एक आदमी आते हुए दिखता है, जो कि उसकी तरफ आते हुए देख ही रहा होता है, और देखते देखते वो आदमी जेन की तरफ अचानक गोली चला देता है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जैक का नाम तेजी से चिल्लाती है। जिसके बाद सीन यहीं होता है कट। अब हमें अगले 6 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम चारों भाई बहन को देखते हैं जो कि जैसे तैसे वहां पर गुजारा कर रहे होते हैं। असल में जेन केक बनाती है, जिसे बेचकर उन्हें खाने पीने का सामान मिल जाता है। साथ ही रोज की कुछ सेविंग्स हो जाती है। हर हफ्ते जैक शहर जाकर घर की जरूरतों का सामान लेकर आता है। इस दौरान वो एली से भी मिलने जाता है, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को प्यार करने लगे होते हैं। असल में एली शहर की लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन की जॉब करती है। अब जब जैक और एली एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर टॉम नाम का एक आदमी आता है, जो कि लोकल रियल एस्टेट एजेंट होता है। वो जैक से कहता है कि अभी तुम्हारे घर का ट्रांसफर चार्ज नहीं लिया गया है, इसलिए मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और रोज के सिग्नेचर और $200 की ट्रांसफर फी लगेगी। अब इस बात से जैक बुरी तरह डर जाता है कि अब क्या करें। वो घर आकर ये बात जैन और बिली को बताता है। अब वो लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो है नहीं और रोज भी जिंदा नहीं है, तो सिग्नेचर कौन करेगा। इसलिए वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जेन रोज के साइन को कॉपी करना सीखेगी। अब वो लोग उस बॉक्स को खोलने का फैसला करते हैं, जो कि उनकी माँ ने उन्हें मरने से पहले दिया था, जिसमें करीब 10,000 यूरोस होते हैं। दरअसल ये पैसे उनके पिता के थे, जो कि उन्होंने दूसरों से चुराए थे, और इस पैसे को रोज की तरह वो लोग भी शापित मानते थे। अभी तक इन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्होंने उन पैसों का इस्तेमाल किया तो ऊपर एटिक में मौजूद वो घोस्ट उन सभी के साथ कुछ बुरा करेगा या उनको मार देगा। यही वजह होती है कि उन्होंने घर के सारे शीशे कवर करके रखे थे, क्योंकि उनमें वही घोस्ट दिखता था। लेकिन अब कोई रास्ता तो होता नहीं, और इस कारण उन्हें उसमें से वो पैसे लेने ही पड़ते हैं। अब ये किसका घोस्ट है और क्या शापित है, क्या शाप है, ये सब कुछ बाद में पता चलेगा दोस्तों। इसके बाद वो लोग सफाई करते हैं घर की, ताकि यहाँ पर टॉम को सब कुछ ठीक लगे। इधर रात भर जेन रोज के सिग्नेचर को कॉपी करने की पूरी प्रैक्टिस करती है, पर अभी उसके हाथ कांप रहे होते हैं। जिसके बाद वहां पर टॉम आता है, जिसे जैक पूरे 200 यूरोस देता है। इस पर टॉम जैक पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने कैश नहीं बल्कि चेक देने को कहा था। ऊपर से ये पेमेंट जैक ने डॉलर में नहीं बल्कि यूरोस में दी
है। अब जैक उससे कहता है कि एक दिन में करेंसी एक्सचेंज करवाना पॉसिबल नहीं होता, वैसे भी 200 यूरोज $200 से बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ज्यादा पैसे होते हैं तो टॉम वैसे ही ले लेता है। फिर जैक ये भी कहता है कि मेरी माँ की तबीयत आजकल थोड़ा खराब रहती है, इसलिए वो किसी से भी मिलती जुलती नहीं है, तो अगर आप मुझे बता दे कि कहाँ उनके साइन लेने हैं तो मैं उनसे जाकर साइन करवा लाऊं। जिस पर टॉम भी मान जाता है और उसे 2 डॉक्यूमेंट्स देकर कहता है कि इसमें एक साइन करवा लो और इसमें ऐसा। फिर जैक वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जेन के पास जाता है, उससे साइन करने को कहता है, लेकिन यहाँ पर 2 बार साइन करना था, जो कि एक जैसा होना पॉसिबल नहीं था। साथ ही जेन थोड़ा डर भी रही थी, इसलिए वो पहले पेंसिल से साइन करती है और फिर उसके ऊपर पेन चढ़ा देती है बच्चों की तरह। अब इधर जैक को डर भी लगता है कि कहीं टॉम को शक ना हो जाए, और होता ही ऐसा है। वो जैक को देखने के लिए अंदर आता है, तभी ऐन वक्त पर जैक वहां पहुंच जाता है और उसको वो साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स दे देता है, जिस पर टॉम उसे इस घर के ट्रांसफर सर्टिफिकेट देकर चला जाता है। इसके बाद रात को वो सभी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी उन सबको एटिक से अजीब आवाजें आने लगती है और उनको लगता है कि उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल किया, इसलिए वो घोस्ट दोबारा से उन्हें हॉन्ट करने के लिए आ गया है। इसलिए बचे हुए पैसे के बॉक्स को लेकर बिली घर की चिमनी से एटिक में फेंक देता है। फिर अगले दिन शहर से सामान ले जाने के बहाने जैक एली से मिलता है और उसके साथ लंच में टाइम बिताता है। जिसके बाद जब वो घर आता है तो बिल्ली उससे झगड़ने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा था, क्योंकि जैक तो बाहर जाकर बस आराम से घूम फिर रहा था और यहाँ उन लोगों को घर से बाहर निकलने की आजादी तक नहीं थी। इसी कहासुनी के बीच हम सैम को देखते हैं, जो कि एक रूम में जाता है जहाँ का शीशा अनकवर होने की वजह से उसे किसी का घोस्ट दिखता है। इससे वो काफी डर भी जाता है और हम सीन कट होते ही जैक को वहां पर बेहोश पड़े हुए देखते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, इसका पता भी दोस्तों आगे ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि वो शीशे वाला घोस्ट कोई और नहीं बल्कि उन सब का पिता सिमन है, जो कि 6 महीने पहले यहाँ पर जेल से भागकर अपने पैसे वापस लेने आया हुआ था, जिसे उस समय जेन ने देखा था और वो डर गई थी। फिर शायद उसे इन लोगों ने मारकर उस सेटिंग में बंद कर दिया और साथ ही दरवाजे भी सील कर ताकि वो बाहर ना पाए। फिर वो भूख और प्यास की वजह से वहीं पर मर गया हो। इसलिए अब जेन का मानना होता है कि शायद हमने उसे दफनाया नहीं, इसलिए सिमन का भूत हमें परेशान कर रहा है। लेकिन इस बात पर जैक उससे मना कर देता है कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब दोस्तों उस एटिक को खोलकर सिमन को दफनाने की बात हो रही थी यहाँ पर, इसलिए जैक इसके लिए मना कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉम को। असल में वो भी एली को पसंद करता था और उससे जब वो अपने प्यार का इजहार करता है तो एली उसके प्रपोजल को सीधे रिजेक्ट कर देती है। तो वो उसको एक फाइल दिखाता है जिसमें उसने मैरोबोन फैमिली के ऊपर रिसर्च की होती है, जहां से एली को पता चलता है कि जैक के पिता सिमन चोर होने के साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर भी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी जेन के साथ गंदी हरकतें भी की थी। इसलिए जैक और सभी की गवाही की वजह से उसे जेल हो गई, जहां से वो बाद में भाग गया। ये फाइल टॉम एली को इसलिए दिखाता है ताकि वो जैक की फैमिली बैकग्राउंड से डरकर खुद को उससे दूर कर ले। अब यहाँ घर में जेन देखती है कि कोई एक रकून को मारकर एटिक में जल्दी से घसीट लेता है और यहाँ उसे शक होता है कि शायद सिमन अभी भी जिंदा है। यहाँ टॉम जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का 10% शेयर होल्डर बनने के लिए उसे करीब $5000 की जरूरत थी। यानी उसकी नजर रोज के सिग्नेचर पर पड़ती है, जहां उसे गौर से देखने पर पेंसिल का निशान दिखता है और वो समझ आता है कि जैक ने रोज के सिग्नेचर की नकल की है। साथ ही उसे ये भी शक होता है कि जरूर इनके पास उसके पिता द्वारा चोरी किए हुए पैसे होंगे, क्योंकि तभी ये लोग उससे ज्यादा पैसे दे पाए जो कि यूरोज में थे। इसलिए वो जाकर जैक को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझे $5000 नहीं दिए तो मैं सबको रिवील कर दूंगा कि ये मैरोबेन नहीं बल्कि फेयरबेन फैमिली है। उसने इनके बारे में सब कुछ पता कर लिया था, जिससे जैक अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस बॉक्स को एटिक में फेंक दिया था जिसके अंदर जैक अब जाना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए। खैर अब बिली कोशिश करता है और वो चिमनी से रस्सी के सहारे नीचे जाकर उस बॉक्स को लेने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी मिलती है और आगे उसे उस रकून की लाश भी मिलती है जिसे कोई एटिक में मारकर घसीट कर ले गया था। फिर आगे जाने पर उसे वो पैसे वाला बॉक्स मिल जाता है, जिसको लेकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी कोई अचानक उस पर हमला कर देता है, जो कि बिल्कुल किसी स्केलेटन यानी कि कंकाल की तरह दिख रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके बिली वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है, पर वो इससे काफी ज्यादा घबरा गया था। जिसके बाद हम जैक को बेहोश देखते हैं, जो कि जब उठता है तो पता चलता है कि उस सेटिंग में सिमन अभी भी जिंदा है, जिसने बेली को मारने की कोशिश की, और जैक बेली के पेट पर घाव देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। यहाँ जैक की ऐसी हालत को देखकर जेन एली को सब कुछ बताने का फैसला करती है। अगले दिन एली को एक डायरी मिलती है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि 6 महीने पहले जब सिमन जेल से भागकर उस घर में आया था तो जैक ने तुरंत सैम, जेन और बिली को एटिक में छुपा दिया था, क्योंकि उसने अपनी माँ रोज से अपने भाई बहन का ख्याल रखने का वादा किया था और खुद वो पैसों का बॉक्स लेकर वो सिमन से मिलने जाता है, जहाँ पर सिमन जैक को पूरी तरह मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने सिमन के खिलाफ गवाही दी थी, और इस हाथापाई में जैक बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सिमन घर जाकर जेन, बिली और सैम को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है
इधर जब जैक को होश आता है तो वो तुरंत घर आकर देखता है तो यहाँ पर सब खत्म हो चुका था। इसलिए वो सिमन को भी उसी एटिक में बंद करके उसके दरवाजे को सील कर देता है ताकि वो भूख प्यास से तड़प कर वहीं मर जाए। जिसके बाद वो अपने भाई बहन को बचा ना पाने की वजह से बहुत ज्यादा पछताता है। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अपने भाई बहनों का ख्याल रखेगा। वो यहाँ खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चाह कर भी वो ऐसा नहीं कर पाता और यहाँ पर उसका दिमाग इस दुख को न झेल पाने की वजह से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी को जन्म देता है, जिसमें जैक को ऐसा लगता है कि उसके भाई बहन अभी जिंदा हैं और वो उनके साथ खुशी से जी रहा है। इसीलिए वो अपनी माँ रोज की तरह एक नई जिंदगी जीना शुरू करता है। साथ ही हम अभी तक जिस सैम, बिली और जेन को देख रहे थे वो जैक ही था। जो भी डिसीजन वो ले रहे थे वो सारे डिसीजन जैक ही ले रहा था। इसलिए हमें उस घर से जैक के अलावा कोई बाहर आते हुए नहीं दिखता। यहाँ इस डायरी की वजह से एली सब कुछ जान जाती है और वो तुरंत मैरोबोन हाउस पहुंचती है, जहाँ वो जैक को खुद से ही बात करता हुआ पाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टॉम भी अपने पैसे लेने वहां पर पहुंच चुका है। जिसे एटिक से कुछ आवाज आती है तो वो उसमें जाकर देखता है तो उसे वहां पर सिमन दिखता है, जो कि टॉम को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। जिसके बाद वहां एली भी कुछ आवाज सुनकर पहुंच जाती है तो सिमन उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी सही समय पर जैक आ जाता है और सिमन को मारकर एली को बचा लेता है। मगर अभी भी जैक को उसके भाई बहन दिख रहे थे, मतलब अभी भी उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी सही नहीं हुई थी। इसलिए एली जैक का साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट करवाना शुरू करती है, लेकिन वो देखती है कि जैक की खुशी इसी में है, इसलिए वो जैक को उसकी दवाइयां नहीं देती। फिर उसी के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाती है, जहाँ वो जैक को एक दिन एक तस्वीर गिफ्ट करती है जिसमें जैक और उसके भाई बहन साथ में होते हैं। जैक वहीं गार्डन में अपने भाई बहन को खेलते कूदते इमेजिन करता है और इसी दुनिया में वो बहुत ही खुश था। अब दोस्तों, दरअसल इस मूवी में हुआ ये कि जैक और उसके भाई बहन ने अपने ही पिता सिमन के खिलाफ गवाही दी, क्योंकि वो जेन के साथ गलत काम करता था। जिसके बाद जब उन्हें खबर मिली कि सिमन जेल से भाग चुका है तो रोज उन्हें लेकर इंग्लैंड से अमेरिका आ गई, जहाँ वो पहचान बदल कर रहने लगी। लेकिन रोज की मौत के बाद एक दिन सिमन अपने पैसे और सभी बच्चों से बदला लेने के लिए वहां आया और उसने जैक को छोड़कर सभी को मार दिया, जिसकी वजह से जैक के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी ने जन्म ले लिया। और हम समझ पाते हैं कि जब टॉम उनके घर पहली बार आया तो वहां पर जैक अकेले ही था और वो साइन उसकी जेन वाली पर्सनैलिटी ने किया था। उस मिरर को देखकर सैम की पर्सनैलिटी इसलिए डर गई थी क्योंकि उसने खुद को, मतलब जैक को, शीशे में देखा था। क्योंकि सैम की पर्सनैलिटी छोटी थी इसलिए वो अपना ही बड़ा रूप देखकर डर गई। इसलिए जैक ने वहां के सारे शीशे कवर करके रखे थे क्योंकि वो उसे अकेले होने का एहसास दिलाते थे। यही वजह थी कि जैक बार बार बेहोश हो रहा था, क्योंकि इस मल्टीपल पर्सनैलिटीज की वजह से उसे दौरे पड़ते थे, जिसकी ये हालत उसकी जेन की पर्सनैलिटी देख नहीं पाती। इसलिए वो एली को सब कुछ बताने का फैसला करती है और वो डायरी एली तक पहुंचाती है, जिसके जरिए एली को सारा सच पता लग जाता है। और ये घोस्ट की कहानी सैम की पर्सनैलिटी ने बनाई थी, क्योंकि उसके लिए ये सब समझना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं था। अब ये देखकर कि जैक इस बीमारी की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत खुश है तो एली ने आखिर में उसको दवा न देने का फैसला किया और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी। इन शॉर्ट, यहाँ सारी खुराफात जैक के दिमाग की उपज थी। बाकी दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।